तंदोजी अकेलेपन में अपनी जिंदगी जी रहा है। स्कूल में हर कोई उसके पास आने से डरता है क्योंकि ये अफवाह है कि वह एक गैंगस्टर है। एक दिन हमेशा की तरह टंडोजी घर जाता है बिना यह देखे कि उस पर नजर रखी जा रही है। थोड़ी देर बाद एक लड़की अपने बटलर के साथ उसके दरवाजे पर दस्तक देती है और खुद को रूडी आइबा के रूप में परिचित कराती है, आइबा फाउंडेशन की सीईओ। वह यहाँ टंडोजी को उनके संगठन में आमंत्रित करने और उनकी शहर को पत्थर के राक्षसों से बचाने में मदद करने के लिए आई है। यह देखकर कि वह इस अचानक निमंत्रण में रुचि नहीं रखता, रूरी और उसका बटलर टांडोजी को उसके बारे में जो कुछ वे जानते हैं बताने लगते हैं। 14 साल की उम्र में तंदोजी ने 18 हाई स्कूल छात्रों को नॉकआउट कर दिया था, जिन्हें पूरी तरह ठीक होने में 8 महीने लगे थे। 10 साल पहले उसके पिता गायब हो गए और उसकी मां की एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। जितना वे उसे बताते हैं वह उतना ही उत्तेजित होता जाता है और नियंत्रण खोने लगता है। उसकी शक्ति तेजी से बढ़ने लगती है। अगर वे वहां से जल्दी नहीं निकलते तो वे जल्द ही गायब हो जाते। इस बीच, जैसे रूरी ने कहा, शहर पर एक राक्षस जिसका नाम मेडुसा है हमला कर रहा है। यह अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर देता है। दूसरी ओर तंदोजी असहज महसूस करता है और जब वह देखता है कि शहर में आग लगी है तो उसे याद आता है कि उसकी सहपाठी ईटो उसका सेंट्रल मॉल में इंतजार कर रही है। इसलिए वह जितना तेज हो सके स्कूटर चलाकर शहर की तरफ बढ़ता है। रूरी की टीम भी अपनी चाल चल रही है। बटलर कगामी एक रोबोट को पत्थर के दानव का सामना करने के लिए नियंत्रित करता है। जब उसकी एक बांह काट दी गई, अचानक दानव भाग जाता है। जब टंडोजी अपने दोस्त से केवल कुछ मीटर की दूरी पर होता है, तभी धमाके से पत्थर का राक्षस इमारतों से होकर दौड़ता है, जिससे एक विस्फोट होता है जो ईंटों को उड़ा देता है। जब राक्षस रूडी की कार पर हमला करता है और उसे लगभग खा ही लेता है, तब तंदोजी अपनी जबरदस्त ताकत से राक्षस को रोकने आता है। वह एक बार फिर खुद पर से नियंत्रण खो देता है, अपनी शक्ति को मुक्त करता है और खुद एक पत्थर राक्षस में बदल जाता है। तंदोजी उस राक्षस को निर्दयतापूर्वक मारता और कुचलता रहता है जब तक वह पूरी तरह से नष्ट नहीं हो जाता। लेकिन जब वह रूडी को देखता है तो तंदोजी भी उस पर हमला करने के लिए बढ़ता है। सौभाग्य से आखिरी क्षण में उसे होश आ जाता है। वह घुटनों पर बैठता है और उसकी राक्षसी रूपांतरण खत्म हो जाता है। तंदोजी को लगता है कि उसकी जबरदस्त शक्ति केवल दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए है। रूडी कहती है कि उसकी शक्ति से अच्छाई हो सकती है, इसलिए वह उसे एक रत्न देती है। वह उसे उसके शरीर पर लगाती है और वह फिर से परिवर्तित हो जाता है, लेकिन इस बार एक अधिक वीर रूप में। इस बीच पत्थर के राक्षस का दूसरा हाथ और बड़ा और अधिक शक्तिशाली हो गया है और अब यह रूडी पर हमला करने की कोशिश करते हुए उसकी ओर तेजी से बढ़ता है, लेकिन तंदोजी सिर्फ अपने हाथ का उपयोग करके उसे रोक देता है। एक और लड़ाई शुरू होती है। इस राक्षस को हराने का सिर्फ एक तरीका है, तंदोजी को इसके 2 रत्नकोर को एक साथ नष्ट करना होगा। और इस तरह तंदोजी रूरी के रत्न से मिली एक नई हथियार को सक्रिय करता है और केवल एक चाल में राक्षस का काम तमाम कर देता है। उस रात के बाद टंडोजी अपनी सामान्य हाई स्कूल की जिंदगी में वापस आ गया है, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि रूडी भी यहाँ है। वह उसे यहाँ तक बता देती है कि अब स्कूल उसकी संपत्ति है। टंडोजी मन ही मन सोचता है, आखिरकार क्या चल रहा है। जब टंडोजी रूडी से मिलने के लिए प्रिंसिपल के कमरे में होता है, वह एक बोल सकने वाले पत्थर के राक्षस को पाता है। रूडी और कागामी आकर उसे बताते हैं कि 17 साल पहले कई उल्कापिंड पृथ्वी पर गिरे थे जो अपने साथ एक रहस्यमय और खतरनाक शक्ति लाए थे जिसे सेक्रेड 7 कहा जाता है, और तंदोजी उन लोगों में से है जिनके पास वह शक्ति है, या अन्य शब्दों में वह एक पत्थर योद्धा है। टांडोजी ने अपने निर्णय के बारे में सोचने के लिए कुछ समय मांगा, लेकिन जल्द ही लोगों ने आकाश में एक अजीब घटना देखी। यह एक विशाल लाल कीप के आकार का बादल है जो वास्तव में एक ड्रैगन जैसे पत्थर के राक्षस का रूप है। राक्षस विनाशकारी हथियारों से सुसज्जित है। अगर यह जमीन पर पहुंच गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उनके पास टंडोजी की मदद मांगने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। कागामी की ओर से कुछ मनाने के बाद टंडोजी रूडी की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही राक्षस बादलों में छिपा हुआ है, वे उससे हेलीकॉप्टर से पैराशूटिंग करके उसके पास जाने के लिए कहते हैं, लेकिन वह ऐसा करने से बहुत डरा हुआ है। अराजकता के दौरान तंदोजी विमान से गिर जाता है। तुरंत रूडी उसके पीछे कूद जाती है और उसे एक नया रत्न देकर तंदोजी को नई शक्ति प्रदान करती है, जिससे वह एक होवरबोर्ड का उपयोग करके हवा में सर्फ कर सके। अब बराबरी पर आकर तंदोजी बोलने वाले पत्थर के राक्षस की मदद से विशालकाय राक्षस का अंत कर देता है और इस तरह एक और दिन बच गया। अगले दिन
रूरी एक विदेशी देश में टांडोजी के लिए और अधिक पावर जेम्स पाने गई है, जबकि कागामी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को एस्कॉर्ट कर रहा है। लेकिन उनके रास्ते में उन पर एक बुरे पत्थर योद्धा ने हमला किया। कागामी तुरंत एक रोबोट को सक्रिय करता है उसके साथ लड़ने के लिए, लेकिन दुष्ट स्टोन वॉरियर आसानी से रोबोट को निष्क्रिय कर देता है जब वह अपने हाथों को कंक्रीट सड़क में घुसा देता है। किसी कारणवश उसका लक्ष्य एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिसका नाम केमी है। केमी भी एक रत्न को सक्रिय करता है और पत्थर योद्धा में बदल जाता है, यह स्वीकार करते हुए कि लड़ाई आधिकारिक रूप से शुरू हो गई है। जब टंडोजी अपने स्कूटर पर होता है तो शत्रुतापूर्ण पत्थर योद्धा उस पर उड़कर आता है। वह उसे चकमा देता है, लेकिन कुछ करने से पहले ही उसकी शक्तियों ने शत्रुतापूर्ण पत्थर योद्धा की उपस्थिति पर प्रतिक्रिया दी और इसलिए वह जमीन पर गिर जाता है। दोनों पत्थर योद्धाओं के बीच लड़ाई जारी रहती है। कमी को नुकसान में देखकर कागामी उसे समर्थन करता है और दूसरे स्टोन वॉरियर पर मिसाइलें दागता है, लेकिन उसके बाद हमलावर भाग जाता है। वे जल्द ही पता लगाते हैं कि दो बच्चे जिनका नाम किजिमा नाइट और लाओफेई जोई है, केमी की लैब से भाग गए थे और वह किजिमा को पहचानता है जिसने उस पर हमला किया था और वह रूरी के सहयोग के लिए यहां आया है। केमी के पास एक प्रकार का सीरम है जो बच्चों को पूरी तरह से पत्थर के राक्षस बनने से रोक सकता है और अब किजिमा के पास बस कुछ ही खुराकें बची हैं। इसके बाद रूरी टंडोजी को सच बताती है कि सेक्रेड 7 की शक्ति बहुत बड़ी है। ऐसे शक्ति रखने वाले लोग या तो देवता हो सकते हैं या राक्षस। टंडोजी जैसे लोगों को नियंत्रित करने के लिए एक संगठन की स्थापना की गई थी और रूडी का ऑपरेशन उस संगठन के संरक्षण में है। फिर रूडी और उसके बटलर के साथ टंडोजी केमी की लैब में आता है। इमारत के चारों ओर घूमने के बाद केमी सीधे मुद्दे पर आ जाता है। मेडुसा और ड्रैगन जैसी पत्थर की राक्षस को किजिमा द्वारा बुलाया गया था और किजिमा निश्चित रूप से आज रात तक आएगा। कागामी छतों का ध्यान रखेगा, जबकि रूरी और तंदोजी केमी के बॉडीगार्ड होंगे। जैसा कि केमी ने भविष्यवाणी की थी, किजिमा जंगल से केमी की लैब पर नजर रखता है, फिर अपनी आर्मर सक्रिय करता है और सीधे लैब की तरफ उड़ जाता है। किसी भी सामग्री को नियंत्रित और भेदने की शक्ति के साथ वह आसानी से गार्डों को पार कर लेता है और लैब में घुस जाता है। लेकिन सीरम नष्ट हो गए थे, इसलिए वह केमी पर हमला करने आता है, लेकिन तंदोजी उसे रोक देता है। टंडोजी उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह टंडोजी की बातों की परवाह नहीं करता और लैब को तहस नहस करके भाग जाता है। पहाड़ के अंदर किजिमा राक्षसीकरण प्रक्रिया के कारण और अधिक अस्थिर हो रहा था और उसे अपने सीरम का आखिरी हिस्सा उपयोग करना पड़ा। अगर चीजें इसी तरह चलती रहीं तो किजिमा जल्द या बाद में एक राक्षस बन जाएगा। इसलिए वह निर्णय लेता है कि वह रूरी का उपयोग करके खुद सीरम बनाएगा। इस बीच तंदोजी और रूडी वापस अपने सामान्य छात्र जीवन में लौट रहे हैं और वे धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। लेकिन एक दोपहर जब रूडी अपने घर जा रही थी तो वह किजिमा के जाल में फंस जाती है और उसका अपहरण हो जाता है। बिना रूडी के तंदोजी अपनी शक्तियों को सही से नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन वह फिर भी किजिमा के अड्डे में कागामी का पीछा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। यह एक पहाड़ है जिसमें अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है। अंदर रूडी भागने की कोशिश कर रही है। उसकी फाये के साथ लड़ाई होती है और फाये थकावट के कारण बेहोश होने से पहले रूडी को बताती है कि केमी ही बुरा आदमी है। फिर टांदोजी की मुलाकात किजिमा से होती है। किजिमा टांदोजी को पहाड़ के अंदर ले जाता है जहां टांदोजी की रूडी से मुलाकात होती है। फिर किजिमा उन्हें केमी की लैब की सच्चाई बताने लगते हैं जो किसी नर्क से कम नहीं है। अचानक एक विस्फोट से सब कुछ ध्वस्त हो जाता है। एक फायरस्टोन दानव प्रकट होता है और किजिमा पर हमला करता है। फिर केमी भी वहां आता है। ये दो के खिलाफ एक की लड़ाई है और इसलिए किजिमा उनके लिए मुकाबला नहीं कर पाता। केमी किजिमा से कुछ कहता है। ये पता चलता है कि फायरस्टोन दानव वास्तव में फे का भाई है, जिसे लंबे समय पहले मृत घोषित कर दिया गया था। जब सब लोग असावधान होते हैं तभी किजिमा फाय को लेता है और उड़ जाता है। अपने रूरी के रत्न की शक्ति का उपयोग करते हुए टांडोजी खुद को बदलता है और उनके सामने वाले राक्षस को हराने के लिए केमी के साथ सहयोग करता है। हालांकि वह केमी पर पूरी तरह भरोसा नहीं करता, टांडोजी केमी से कहता है कि वह उसके अमानवीय काम के बारे में सब कुछ जानता है। लेकिन केमी फिर भी झूठ बोलने की कोशिश करता है और उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि उसके प्रयोग किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। टंडोजी और रूरी अभी भी भ्रमित हैं कि सच कौन बोल रहा है, केमी या किजिमा, बुरा आदमी कौन है। कुछ दिन बीत जाते हैं। जब टंडोजी स्कूल में था, रूरी
जो जल्दी में थी, उसकी कक्षा में आकर कहती है कि उसकी बहन ओई 5 साल बाद अपनी क्रिस्टल जेल से मुक्त हो गई है। लेकिन दुख की बात है कि वह अभी भी अचेत अवस्था में है और मुश्किल से जीवित है। फिर रूरी तंदोजी को 5 साल पहले हुई कहानी के बारे में बताती है। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर रूरी के माता पिता की हत्या एक फायरस्टोन दानव ने कर दी थी। जब रूरी घर लौटी तो उसका घर जलकर राख हो चुका था। अपनी बहन आओई के अलावा बाकी कोई नहीं बचा। वर्तमान में लौटते हुए आओई की मुक्तता के अगले दिन आइबा संगठन पर कर चोरी का आरोप लगता है। रूरी के हर बैंक खाते को फ्रीज कर दिया जाता है और उसे पुलिस द्वारा ले जाया जाता है। लेकिन जिसे वह कभी उम्मीद नहीं करती वह यह है कि यह सब केमी का किया हुआ है। केमी एक पुरानी अनुष्ठान बलिदान के बारे में बात करना शुरू करता है। वह अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए रूरी के दिल का उपयोग करना चाहता है। जीवन और मृत्यु के बीच के क्षण में रूरी अपनी शक्ति सक्रिय करती है और खुद को एक क्रिस्टल में सील कर लेती है। इसी बीच तंदोजी और कागमी को रूरी की नौकरानियां बचाती हैं। उन्हें रूरी को बचाने के लिए टीम बनानी होगी। तुरंत एक लड़ाई शुरू होती है। किजमा भी तंदोजी के समूह के साथ शामिल होता है किमी की लैब पर हमला करने के लिए। किमी कुछ समय खरीदने के लिए आग के पत्थर के राक्षस को छोड़ देता है। राक्षस से लड़ते समय तंदोजी को अपनी मां का हार मिलता है जो वह खोया हुआ समझ रहा था। तांदोजी लैब के केंद्र में भागता है और रूरी को पाता है। किनारे से किमी उसे चिढ़ाता है, अगर तुम जल्दी नहीं करोगे तो वह हमेशा के लिए चली जाएगी। तांदोजी अपने हार का उपयोग करके रूरी की सील तोड़ता है। जब वे एक साथ होते हैं तो किमी उन्हें सच्चाई बताता है। पिछले 3 वर्षों में वही था जिसने तांदोजी की निष्क्रिय शक्तियों को जगाया। उसने तांडोजी को उसकी सारी पवित्र शक्तियों को बाहर लाने के लिए सब कुछ किया था और अब वह सारी शक्तियां खुद लेने वाला था। लेकिन तब आग के पत्थर वाले राक्षस के कमरे में आ जाने से उसकी योजना बाधित हो गई। हालांकि एक ही चाल में किमी आग के पत्थर वाले राक्षस को खत्म कर देता है और फिर उसका दिल अवशोषित कर लेता है। यह नया शक्ति प्राप्त करने के बाद किमी एक ऐसे रूप में बदल जाता है जिसे वह भगवान के बराबर बताता है। इस स्थिति में वह घोषणा करता है कि कोई उसे हरा नहीं सकता और वह सबको खा जाएगा और फिर भगवान से भी अधिक शक्तिशाली प्राणी बन जाएगा। वह रूरी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन किजमा द्वारा रोका जाता है, इसलिए अब उसकी नजर फाई पर है। वह उसे लेकर भाग जाता है। रूरी और तांडोजी के बीच दिल से बातचीत के बाद रूरी तांडोजी की पूरी क्षमता को खोलने का निर्णय लेती है और उसे एक नया रूप प्राप्त होता है। इस बीच किजमा किमी का पीछा करते हुए आसमान में जाता है, लेकिन किजमा किमी के लिए कोई मुकाबला नहीं है। जब स्थिति कठिन हो रही थी तब तांडोजी फे को बचाने के लिए आया, लेकिन फिर किमी किजमा को रोकता है और अपनी दाहिनी बांह को ठीक करने के लिए उसकी शक्ति को अवशोषित कर लेता है। तंदोजी तुरंत किमी पर हमला करता है। यह देखकर कि किजमा बुरी तरह घायल हो गया है, फे खुद को पत्थर का योद्धा बना लेती है। तंदोजी अपनी अद्वितीय शक्ति से किमी को पहाड़ के किनारे फेंक देता है। मुझसे मत कहो कि रास्ते में न आओ, मैं तुम्हें चबा दूंगा। फे नाराज है और इसलिए वह पीछे से किमी पर हमला करती है, लेकिन उसकी शक्ति वास्तव में उसे और अधिक शक्तिशाली बनने में मदद करती है। फे की वजह से किमी पर एक सुनहरा कवच चढ़ गया है। अब तंदोजी के सभी हमले उसके खिलाफ बेकार हैं, लेकिन इससे उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तंदोजी अपनी सारी शक्ति को गति में स्थानांतरित करता है जब तक वह अपनी अधिकतम गति तक नहीं पहुंच जाता। फिर वह अपनी 2 शक्तियों को मिलाता है और एक मुक्के से किमी को मारता है। किमी समझता है कि नकली कभी असली को हरा नहीं सकता। पत्थर में बदलने से पहले वह अपनी घृणा से भरी कोर को फाय में स्थानांतरित कर देता है, जिससे वह पागल हो जाती है और उसकी राक्षसी शक्तियां उसके शरीर पर काबू पा लेती हैं। यदि कोई उसे नहीं रोकता है तो दुनिया का अंत हो जाएगा। उसी समय रूरी की बहन प्रकट होती है। अपने रत्न का उपयोग करके किजमा की शक्ति को बढ़ाती है, उसे एक वास्तविक पत्थर योद्धा बना देती है और तांडोजी के साथ मिलकर किजमा फे को बचाने में कामयाब होते हैं। दुनिया बच जाती है और सभी अपनी सामान्य जिंदगी में लौट जाते हैं।